नमस्कार स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माइंड मैप विद अंकित और मैं आपका टीचर आज आपको लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी चैप्टर समझाऊंगा। और मैं आपकी मदद करूंगी इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आसानी से समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के चैप्टर का नाम है लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसका सब टाइटल है कनेक्टिंग इंडिया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। बिल्कुल, आसान शब्दों में हम ये समझेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड हमारे देश की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन यानी जीवन रेखा की तरह काम करते हैं। सही, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, ठीक वैसे ही। हाँ, ठीक वैसे ही ये देश के लिए हैं। यहाँ इकोनॉमी की तुलना ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से की गई है। अच्छा। जैसे ब्लड हमारे शरीर के हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश के हर कोने तक गुड्स और सर्विसेज पहुंचाता है। बिल्कुल, सोच के देखिए, फैक्ट्री में बना सामान आप तक कैसे पहुंचता है? कैसे? ट्रक्स, ट्रेन्स, शिप्स के जरिए। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही वो नसें हैं जो इकोनॉमी को जिंदा रखती हैं। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज वो खुद से तो मूव नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें सप्लाई लोकेशंस जहां उनका प्रोडक्शन होता है से डिमांड लोकेशंस जहां उनका कंजम्पशन होता है तक पहुंचाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, पंजाब में गेहूं उगता है तो वो हो गया सप्लाई लोकेशन। सही। लेकिन उसकी जरूरत पूरे देश को है। मान लीजिए केरला में, जो हो गया डिमांड लोकेशन। तो ट्रक्स और ट्रेन्स यानी ट्रांसपोर्ट इस गेहूं को पंजाब से केरला तक पहुंचाते हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड के बीच का एक ब्रिज है। एकदम सही, एक ब्रिज। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमी को मूव कौन करता है। ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वो लोग हैं जो प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक गुड्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे आपके शहर में जो दुकानदार है वो एक ट्रेडर है। हाँ। वो फैक्ट्री से सामान खरीद कर लाता है और आपको बेचता है। इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही वाइटल लिंक है। किसी भी देश का डेवलपमेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है। कौन सी दो चीजें? पहला, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, और दूसरा, इन गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट यानी ट्रांसपोर्ट। सही बात। मतलब सिर्फ सामान बना लेना काफी नहीं है। नहीं। अगर उसे मार्केट तक पहुंचाने का एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगा। तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए एक प्रीरिक्विजिट यानी एक जरूरी शर्त है। बिल्कुल, एक जरूरी शर्त है। मतलब प्रोडक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर कंजम्पशन। हाँ, यही साइकिल डेवलपमेंट को चलाता है। आज एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से इंडिया पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। जी। इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबल विलेज कहते हैं। हाँ, ग्लोबल विलेज। बिल्कुल, साइंस और टेक्नोलॉजी ने ट्रेड की बाउंड्रीज को बहुत बढ़ा दिया है। कैसे? आज हम अमेरिका में बना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत में बनी चाय विदेश में बेची जा सकती है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। अपने विशाल आकार, विविधता और भाषाई जटिलता के बावजूद बाकी दुनिया से जुड़ा हुआ है। और इसका मुख्य कारण है साइंस और टेक्नोलॉजी। इसने कुशल परिवहन और संचार के माध्यम से व्यापार की सीमाओं का विस्तार किया है और वो दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। सही कहा। रोडवेज नेटवर्क समझते हैं। इंडिया का रोड नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। जी। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार इसकी टोटल लेंथ लगभग 63 लाख किलोमीटर्स है। 63 लाख किलोमीटर्स। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। ये वो सड़कें हैं जो आपके गांव को शहर से और शहर को दूसरे शहर से जोड़ती हैं। देखते हैं, इंडिया में रोड्स को उनकी कैपेसिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। हाँ, जैसा कि आप इस पिरामिड में देख सकते हैं, सबसे ऊपर है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या सुपर हाईवेज। राइट। फिर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स जिनको रूरल रोड्स भी कहते हैं, और आखिर में बॉर्डर रोड्स। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जी। अब हम गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश के जो मेगा सिटीज हैं उनके बीच समय और दूरी को कम करना है। जैसे दिल्ली, मुंबई। हाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसके साथ ही नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी हैं जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ते हैं। और इस प्रोजेक्ट की अथॉरिटी NHAI है। जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, अब आते हैं नेशनल हाईवेज पर। इनका क्या काम है? ये देश के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ते हैं।
ये प्राइमरी रोड सिस्टम है। और इन्हें कौन मेंटेन करता है? इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था CPWD मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेंटेन करती है। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है शेर शाह सूरी मार्ग, जिसे NH1 के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जो दिल्ली और अमृतसर के बीच है। ठीक है, अब स्टेट हाईवेज, इनका फंक्शन क्या है? ये सड़कें एक राज्य की राजधानी को अलग अलग जिला मुख्यालयों यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जोड़ती हैं। और इन्हें स्टेट गवर्नमेंट की संस्था SPWD बनाती और मेंटेन करती है। एकदम सही, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के दूसरे स्थानों से जोड़ती हैं। इन सड़कों का रखरखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है। इसके बाद आती हैं ग्रामीण सड़कें, जिन्हें हम अदर रोड्स भी कहते हैं। इनका महत्व ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को कस्बों से जोड़ना है। इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस योजना का लक्ष्य तो यही है कि हर गांव को एक प्रमुख शहर से हर मौसम में चालू रहने वाली पक्की सड़क से जोड़ा जाए। जी हाँ। और आखिर में बॉर्डर रोड्स, ये कौन बनाता है? इसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मिशन क्या है? इसका मिशन उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्ट्रेटेजिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इससे तो मुश्किल इलाकों में पहुंचना आसान हुआ होगा। बिल्कुल, और इन संवेदनशील क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी बहुत मदद मिली है। अच्छा, सड़कों को उनके मटेरियल के आधार पर भी बांटा जा सकता है ना? हाँ, दो तरह की सड़कें होती हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड रोड्स मतलब? जो सीमेंट, कंक्रीट या बिटुमिन से बनी होती हैं। ये ऑल वेदर होती हैं, यानी साल भर इस्तेमाल की जा सकती हैं। और अनमेटल्ड? वो कच्ची यानी मिट्टी की बनी होती हैं और बारिश के मौसम में अक्सर खराब हो जाती हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि रेलवे के होते हुए भी रोडवेज इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। देखिए, पहला तो ये कि सड़कों के निर्माण की लागत रेलवे की तुलना में कम होती है। दूसरा, सड़कें ऊबड़-खाबड़ इलाकों और हिमालय जैसे ऊंचे स्थानों पर भी बनाई जा सकती हैं। हाँ, और तीसरा ये कि ये कम दूरी और कम लोगों के लिए ज्यादा किफायती हैं। और चौथा, ये डोर टू डोर सर्विस देती हैं, जिससे लोडिंग अनलोडिंग का खर्च बचता है। और पांचवा, ये रेलवे स्टेशन या बंदरगाह जैसे दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड्स के लिए एक फीडर का काम करती हैं। चलिए अब बात करते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइफलाइन इंडियन रेलवेज की। भारतीय रेलवे माल ढुलाई मतलब फ्रेट और यात्रियों दोनों के लिए प्रमुख साधन है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। जी, और आज ये नेटवर्क 16 जोन्स में संगठित है और 170 से अधिक वर्षों से व्यापार, पर्यटन और तीर्थ यात्रा को संभव बना रहा है। पर रेलवे नेटवर्क का विकास हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे उत्तरी मैदानों में स्थिति कैसी है? उत्तरी मैदानों में रेलवे के विकास के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ विशाल समतल भूमि है, जनसंख्या घनत्व अधिक है और कृषि संसाधन भी भरपूर है। बस एक चुनौती है। हाँ, चौड़ी नदियों पर पुलों का निर्माण करना पड़ता है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी पेनिनसुला रीजन में क्या स्थिति है? वहाँ का इलाका पहाड़ी और पठारी है, इसलिए रेलवे ट्रैक को नीची पहाड़ियों, दर्रों या सुरंगों के माध्यम से बिछाया जाता है। ये तो मैदानों की तुलना में अधिक कठिन और महंगा होता होगा। बिल्कुल, लेकिन उस क्षेत्र के लिए आवश्यक भी है। और कौन-कौन से इलाके हैं जहां रेलवे बनाना एक बड़ी चुनौती है? कई इलाके हैं, जैसे राजस्थान के रेतीले मैदान और गुजरात के दलदली इलाके। हिमालयी क्षेत्र भी तो है। हाँ, हिमालयी क्षेत्र जहाँ ऊंची नीची जमीन, कम आबादी और आर्थिक अवसरों की कमी है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के घने जंगल, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। वेस्टर्न घाट्स भी तो एक बड़ी बाधा रहे हैं। जी, सह्याद्री पर्वत एक लगातार दीवार की तरह खड़े हैं। उन्हें केवल कुछ विशेष दर्रों या गैप्स के माध्यम से ही पार किया जा सकता है, जैसे थाल, भोर और पालघाट। हाँ, रेलवे सीधी ढलान पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए इन प्राकृतिक रास्तों से ही ट्रैक बिछाए गए हैं। इस क्षेत्र की पूरी रेलवे कनेक्टिविटी इन्हीं घाटों पर निर्भर करती है। और कोंकण रेलवे तो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ने वाली ये लाइन सह्याद्री के अस्थिर इलाके से होकर बनाई गई है। यहाँ क्या खतरे हैं? दो बड़े खतरे हैं। पहला, सिंकिंग ट्रैक्स, जहां नरम मिट्टी के कारण ट्रेनों के भारी वजन से पटरियां धंस जाती हैं। और दूसरा है लैंडस्लाइड जोन, जहां खासकर मानसून के दौरान चट्टानें गिरने और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। बनाने की चुनौतियों के अलावा रेलवे को चलाने में भी कुछ मुश्किलें आती होंगी। हाँ, 3 बड़ी ऑपरेशनल चुनौतियां हैं। पहला,
टिकटलेस ट्रैवल, जिससे भारी वित्तीय नुकसान होता है। दूसरा, थेफ्ट एंड वैंडलिज्म, मतलब चोरी और संपत्ति को नुकसान। जिससे सेवा की गुणवत्ता गिरती है। हाँ। और तीसरा, चेन पुलिंग, इमरजेंसी चेन का दुरुपयोग, जिससे शेड्यूल बाधित होता है और ट्रेनें लेट होती हैं। अब एक ऐसे ट्रांसपोर्ट मोड की बात करते हैं जो दिखाई नहीं देता, पाइपलाइंस। सही कहा, ये एक अंडरग्राउंड क्रांति है। पहले इनका इस्तेमाल सिर्फ पानी के लिए होता था, लेकिन अब ये ऊर्जा परिवहन का प्राथमिक साधन बन गई हैं। इनसे क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पाद और नेचुरल गैस, यहाँ तक कि आयरन ओर जैसे सॉलिड्स को भी स्लरी मतलब लिक्विड पेस्ट के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसी वजह से बरौनी, मथुरा, पानीपत जैसी रिफाइनरियां बंदरगाहों से दूर भी काम कर पा रही हैं। बिल्कुल। भारत में 3 प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क कौन से हैं? पहला है ऊपरी असम से कानपुर तक। ये भारत का पहला प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क है। इसकी शाखाएं कहां तक जाती हैं? हल्दिया, मौरीग्राम और सिलीगुड़ी तक। दूसरा नेटवर्क है गुजरात में सलाया से पंजाब में जालंधर तक। ये उत्तर पश्चिम भारत के कृषि और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता होगा। जी। और तीसरा है HVJ गैस पाइपलाइन, जो हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक जाती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। हाँ, ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में उर्वरक संयंत्रों और बिजली स्टेशनों को महत्वपूर्ण ईंधन की आपूर्ति करती है। पाइपलाइन बिछाना तो बहुत महंगा होता होगा। हाँ, इसकी शुरुआती निर्माण लागत यानी इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन इसे चलाने की लागत रनिंग कॉस्ट सड़क या रेल की तुलना में बहुत कम है। और भी फायदे होंगे। इसमें ट्रांसशिपमेंट लॉसेस यानी बीच रास्ते में होने वाला नुकसान लगभग शून्य होता है। चोरी और रिसाव खत्म हो जाता है और ये ट्रैफिक जाम, हड़ताल या मौसम की देरी से प्रभावित नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे सस्ते ट्रांसपोर्ट माध्यम की, जलमार्ग यानी वाटरवेज। यह भारी और बड़े सामान के लिए सबसे सस्ता साधन है। यह फ्यूल एफिशिएंट और इको फ्रेंडली भी है। एक मालवाहक जहाज तो कई 100 ट्रकों के बराबर सामान ले जा सकता है। बिल्कुल। भारत के पास 14,500 किलोमीटर के जलमार्ग है। हालांकि अभी केवल 5,685 किलोमीटर पर ही मशीनीकृत जहाज चल सकते हैं। भारत के प्रमुख नेशनल वाटरवेज कौन से हैं? हमारे पास 5 मुख्य नेशनल वाटरवेज हैं। नेशनल वाटरवे 1 की बात करेंगे। ये गंगा रिवर सिस्टम पर है। जी। इसका रूट इलाहाबाद यानी प्रयागराज को हल्दिया वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करता है। कितना लंबा है ये? 1620 किलोमीटर्स की लंबाई के साथ ये इंडिया का लॉन्गेस्ट और मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे है। अब हम नेशनल वाटरवे 2 देखते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पर है। हाँ, ये असम में सादिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक क्रिटिकल कमर्शियल आर्टरी है। अब हम नेशनल वाटरवे 3 की लोकेशन देखते हैं। ये केरला में वेस्ट कोस्ट कैनाल पर है। इसका रूट कोटापुरम से कोल्लम तक है, 205 किलोमीटर्स। ये केरला के फेमस बैकवाटर्स को कमर्शियल नेविगेशन और टूरिज्म के लिए लेवरेज करता है। सही। अब हम नेशनल वाटरवे 4 को समझते हैं। इसकी लोकेशन कोरोमेंडल कोस्ट पर है। ये काकीनाडा को पुडुचेरी से गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के थ्रू कनेक्ट करता है। लेंथ 1078 किलोमीटर्स। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इंटीरियर को कोस्ट से जोड़ने वाला एक वाइटल वाटर लिंक है। अब हम नेशनल वाटरवे 5 की बात करते हैं। ये ओडिशा और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। रूट क्या है इसका? इस रूट में ब्राह्मणी रिवर, माथई रिवर और ईस्ट कोस्ट कैनाल शामिल है। 588 किलोमीटर्स लंबा है। अच्छा। ये ईस्ट कोस्ट के हेवी मिनरल और इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करता है। कि कैसे सी पोर्ट्स इंडिया के लिए गेटवे का काम करते हैं। इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम सी के थ्रू मूव होता है। 95%, ये बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया की कोस्टलाइन 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। तो इस वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए इस मैसिव वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर यानी इंटरमीडिएट या माइनर पोर्ट्स का नेटवर्क है। अब हम वेस्ट कोस्ट के मेजर पोर्ट्स देखेंगे। जी। पहला है कांडला, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है। मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है नेचुरल हार्बर के साथ।
फिर है JNPT, जिसे मुंबई पोर्ट का ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया गया। और साउथ में? मारमागांव 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट हैंडल करता है। न्यू मैंगलोर कुद्रेमुख माइंस से ओर कॉन्सेंट्रेट्स एक्सपोर्ट करता है। और कोची एक नेचुरल लेगून के एंट्रेंस पर लोकेटेड है। अब हम ईस्ट कोस्ट के मेजर पोर्ट्स देखेंगे। शुरू करते हैं तूतीकोरन से, तमिलनाडु में। ये एक नेचुरल हार्बर है। फिर चेन्नई, इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। और विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। पारादीप, ओडिशा में आयरन ओर के एक्सपोर्ट में स्पेशलाइज्ड है। कोलकाता के बारे में? कोलकाता एक इनलैंड रिवरीन पोर्ट है और हल्दिया को कोलकाता पर प्रेशर रिलीफ करने के लिए डेवलप किया गया है। अच्छा, अब हम एयरवेज की बात करेंगे, द फास्टेस्ट मोड। हाँ, एयरवेज ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज मोड है। इसका सबसे बड़ा फायदा? ये हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट्स और लॉन्ग ओशियानिक स्ट्रेचेस जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स को आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रैवल टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जहां लैंड ट्रांसपोर्ट डिफिकल्ट है। अब हम इंडियन एविएशन के की प्लेयर्स को देखेंगे। एक है एयर इंडिया। एयर इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हैंडल करती है। इसकी हिस्ट्री? ये पहले टाटा एयरलाइंस थी, 1953 में नेशनलाइज्ड हुई और हाल ही में रीप्राइवेटाइज्ड होकर टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई है। और दूसरा की प्लेयर? दूसरा की प्लेयर है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, जो ONGC को ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए और JNK, हिमाचल प्रदेश जैसे इनएक्सेसिबल एरियाज में लाइफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हम कम्युनिकेशन के टाइप्स देखेंगे। द नर्वस सिस्टम। हाँ, कम्युनिकेशन को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन दो इंडिविजुअल्स के बीच एक्सचेंज है, जैसे लेटर, टेलीफोन, ईमेल। और मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन में एक साथ कई लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ये एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, जैसे रेडियो, टीवी, प्रेस और फिल्म्स। अब हम इंडियन पोस्टल नेटवर्क की बात करेंगे, जो दुनिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है। जी, इसमें मेल को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास मेल में कार्ड्स और एनवेलप्स आते हैं, जिन्हें स्टेशंस के बीच एयरलिफ्ट किया जाता है। और सेकंड क्लास? सेकंड क्लास मेल में बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स आते हैं, जिन्हें सरफेस मेल यानी लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट से कैरी किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे बड़े सिटीज में मेल की क्विक डिलीवरी के लिए स्पेशल चैनल्स बनाए गए हैं। ये 6 डेडिकेटेड चैनल्स हैं: राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल। इससे क्या होता है? इनसे मेल को सॉर्ट करके तेजी से डिलीवर करने में मदद मिलती है। अब हम में इंडिया की टेलीकॉम रेवोल्यूशन के स्टेजेस देखेंगे। स्टेज 1 लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर का था, जिसमें STD, IST, PCO बूथ्स ने रिमोट विलेजेस को कनेक्ट किया। स्टेज 2? स्टेज 2 मॉडर्न एरा का है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन ने कनेक्टिविटी को अफोर्डेबल और 24/7 बना दिया। और स्टेज 3? स्टेज 3 में इंडिया एशिया के लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स में से एक बन गया है। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड को समझते हैं, द इकोनॉमिक बैरोमीटर। ट्रेड का मतलब है लोगों, स्टेट्स और कंट्रीज के बीच गुड्स का एक्सचेंज। सही। इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी देश की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का इंडेक्स या बैरोमीटर होता है। मतलब किसी देश का इंटरनेशनल ट्रेड जितना एडवांस्ड होगा, वो देश उतना ही प्रॉस्परस माना जाएगा। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं: एक्सपोर्ट यानी देश से बाहर सामान बेचना, और इंपोर्ट यानी बाहर से सामान खरीदना। अब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये बहुत सिंपल है। जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से ज्यादा होती है, तो उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ये देश के लिए अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाती है, तो उसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स क्या हैं। इंडिया मुख्य रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे स्पाइसेस, टी, कॉफी, बासमती राइस और सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। इंडिया एक सॉफ्टवेयर जायंट बन चुका है और IT एक्सपोर्ट से मैसिव फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। अब हम इंडिया के मेजर इंपोर्ट्स देखते हैं। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पेट्रोलियम एंड क्रूड इंपोर्ट करता है। इसके अलावा प्रेशियस स्टोन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट किए जाते हैं।
अब हम टूरिज्म को इनविजिबल ट्रेड के रूप में समझेंगे। टूरिज्म को इनविजिबल ट्रेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बिना किसी फिजिकल गुड को एक्सपोर्ट किए फॉरेन एक्सचेंज की मैसिव अर्निंग्स होती हैं। इसकी और भी फायदे हैं। हाँ, ये नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करता है और 15 मिलियन से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देता है। अब हम देखते हैं कि टूरिस्ट्स इंडिया क्यों आते हैं। यहाँ टूरिज्म के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। जैसे हेरिटेज टूरिज्म, जिसमें लोग हिस्टोरिकल साइट्स देखते हैं। इको टूरिज्म, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को अप्रिशिएट किया जाता है। और एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, जिसमें लोग हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए आते हैं। और बिजनेस टूरिज्म, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो हमने देखा कि कैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए वाइटल हैं। बिल्कुल, जैसा कि फाइनल स्लाइड में बताया गया है, डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क्स इन तीनों के लिए लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड का प्री रेक्विजिट है। सही। आज इंडिया दुनिया से अच्छी तरह से वेल लिंक्ड है। बच्चों, याद रखिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ, और साथ मिलकर ही हमारी नेशनल इकोनॉमी की सच्ची लाइफलाइंस बनाते हैं। इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।